कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था राइबोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में और सेंट्रोसोम के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। वही मैंने आपको बताया था लाइसोसोम के बारे में, जिसका काम होता है जहाँ पर कोशिका मर जाए या कोशिका कोई अंग काम करना बंद कर दे तो उसे नष्ट करने का काम करता है हमारा लाइसोसोम। वही मैंने आपको आगे बताया था सेंट्रोसोम के बारे में। जो सेंट्रोसोम क्या करता है, हमारा जो कोशिका मर गया है उसके जगह पर पुनः नया कोशिका का निर्माण करने का कार्य करता है। मैंने ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियो या पिछले क्लास में बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख ले, ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक से, जिसमें पढ़ना है जीव द्रव के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जीव द्रव। यहाँ हम हेडिंग देते हैं जीव द्रव के बारे में पढ़ना है। जीव द्रव जिसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। जैसे कि आप सभी ने देखा कि कोशिका में जैसे बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी काई हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सब क्या है? हमारे कोशिका के अंग है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख लो यहाँ पर क्या है कि मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा एक कोशिका है। रियल में इतना बड़ा कोशिका होता नहीं है, बस मैं आपको फिगर के तौर पर इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा रियल में कोशिका होता नहीं है। कोशिका इतना छोटा होता है कि हम उसे नगन आँख से देख नहीं सकते। यह फिगर के से दिखा रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, यहाँ पर हमारा केंद्रक हो गया, यहाँ पर क्या होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसे हम ER बोलते हैं। ये सब क्या है? हमारा कोशिका के अंग है। तो जो जीव द्रव क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े यहाँ पर? जीव द्रव। तो जो सारे कोशिका होते हैं, ये कोशिका क्या, अगर इसमें अगर हम लोग इसको ऐसे अगर छोड़ देंगे तो ये सब क्या अगर गति करता है तो क्या मोशन में रहता है। अगर ये सब गति में है तो क्या रहेगा, ये सब आपस में टकराएगा। आपस में टकराने से क्या हो सकता है, एक दूसरे को नष्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया था, जो क्या होता है, एक आत्महत्या की थैली होता है, जो क्या है कि खुद फटकर पूरा कोशिका को नष्ट कर देता है। तो सबसे ज्यादा खतरा इसमें इससे है। अगर इससे अगर कोई कोशिका टकराता है ये नष्ट भी हो सकता है। तो ऐसी घटना न हो इसमें, इसलिए जीव द्रव रहता है। ये सब चारों इन सभी के बीच में इसमें जीव द्रव भरा रहता है, ताकि ये सब क्या है, आपस में भिड़े न, आपस में सटे न, एक दूसरे से चिपके न। ठीक, तो जीव द्रव क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले यहाँ पर जानेंगे जीव द्रव की खोज। पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। यहाँ पर जीव द्रव ये तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के अंदर होता है। क्या सारी जैविक क्रिया किसके अंदर होता है? जीव द्रव के अंदर। एक थे हमारे हेक्सले नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? हेक्सले नामक वैज्ञानिक हमारे थे। हेक्सले वैज्ञानिक थे। हेक्सले ने बताए थे कि जीव द्रव हमारे
जीवन की भौतिक आधार है। क्या है? जैसे हेक्सले ने बताया क्या है, ये जो जीव द्रव होता है हमारे जीवन की भौतिक आधार होता है। इसमें जो होता है जीव द्रव में, जीव द्रव 80% पानी या जल का बना होता है। क्या होता है? जो जीव द्रव होता है 80% पानी या जल का बना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि हेक्सले ने जीव द्रव को हमारे जीवन का भौतिक आधार बताया। वो कैसे बताया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में हर एक जगह कोशिका है, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, नाक, कान, शरीर के हर एक अंग में क्या है, हमारे हर एक अंग में क्या है, कोशिका भरा हुआ है। तो क्या है, जितनी कोशिका उनमें सारे में क्या है, जीव द्रव होगा। और जीव द्रव में क्या रहता है, 80% तक पानी रहता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद क्या रहता है, हमारे पेट में जाता है। अब पेट में जाने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर का हर एक अंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारे शरीर के हर एक अंग में क्या होता है, बट जाता है। तो इसीलिए इसने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया है। क्यों? क्योंकि जो पानी रहता है, जैसे हमारे क्या, जैसे पानी पिए, पेट में गया, वहां से क्या हुआ, हमारे शरीर में हर एक अंग में बट गया। ठीक है, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो हमें मृत्यु भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि तो पानी की कमी होगी, यहाँ पर क्या होगा, कोशिका सब मतलब आपस में टकराने लगेगा, आपस में टकराने से क्या होगा, कोशिका नष्ट हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जब देखो कि आप लोग अगर 1% तक का पानी की कमी हमारे शरीर में होता है तो हमें थोड़ा बहुत प्यास का एहसास होता है। अगर वहीं हमें 2 या 3 मात्रा में पानी का कमी महसूस होगा तो हमें खत्म, मतलब हमारे शरीर को बहुत सारा नुकसान पहुंच सकता है। अगर 10% तक हमारे शरीर में पानी का कमी हो गया तो हमें मरना तय है, मरना फिक्स हो जाएगा, मतलब हमारी मृत्यु फिक्स हो जाएगी। ठीक ना? तो जो जीव द्रव होता है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत बहुमूल्य होता है। इसलिए अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इससे आपको चक्कर आ जाएगा, आप बेहोश होकर गिर जाओगे। अगर ज्यादा मात्रा में पानी की कमी हो जाएगी तो आपकी क्या, मृत्यु भी हो सकती है। तो यही हेक्सले साहब ने बताए थे, जो ये जीव द्रव होते हैं हमारे जीवन का भौतिक आधार होते हैं। ठीक, वहीं पर जैसे जीव द्रव होते हैं, जैसे हमें किसी को डायरिया बुखार हो गया, ठीक ना, इसमें क्या होता है, जो डायरिया बुखार होता है इसमें शरीर से पानी की मात्रा बहुत तेजी से कम होता है। यहाँ तक लगभग 3% तक ले शरीर का पानी कम हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है। ठीक है, जैसे शायद आप इतिहास में या हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो हमारे राजा थे, ठीक ना, अकबर जो थे, क्या था, कैसे मर गए, इन्हीं डायरिया के कारण मर गए। किससे मर गए थे, डायरिया के कारण मर गए थे। क्योंकि उस समय तो उसका इलाज नहीं था, तो वो बहुत पहले की बात है, और उस समय डायरिया का इलाज नहीं था, तो जिस कारण क्या हुआ था, तो उसका मृत्यु हो गया था। ठीक ना, तो इन्हीं आधार पर हेक्सले साहब ने बताए थे कि जो जीव द्रव होता है हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है, क्योंकि इसमें 80 से 85% तक जल मिला होता है, और जल हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जल हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप 10 दिन 15 दिन आप खाना नहीं खाओगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो, मगर आप 10 दिन 15 दिन पानी नहीं पियोगे तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे जीव द्रव क्या होता है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें 80% पानी होता है, और 20% प्रोटीन हो गया, खनिज लवण, ये सब मिला हुआ रहता है 20% में। ठीक, तो इन्हीं आधार पर हेक्सले साहब ने क्या बताए थे कि जो जीव द्रव होता है हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है, यहाँ पर और आगे बताएंगे, जीव द्रव 2 प्रकार का होता है। एक हमारा हो जाएगा कोशिका द्रव, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और दूसरा हमारा हो जाएगा केंद्रक द्रव, जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक प्लाज्म। तो हमारा क्या होगा, जीव द्रव 2 प्रकार का होता है, एक केंद्रक द्रव जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लिक प्लाज्म,
वहीं दूसरा होगा कोशिका द्रव, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो इसके बारे में अभी आपको आगे बताएंगे, तब तक आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जीव द्रव के बारे में, कि जीव द्रव क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रिका द्रव। तभी हम लोग जान रहे हैं कोशिका द्रव के बारे में। जो कोशिका द्रव होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कोशिका के बाहर एक परत होता है, जिसे मुलायम एकदम छोटे पतली पे एक परत पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। जो कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्र के, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्र के बाहर जो द्रव पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव, ठीक ना। जो कोशिका द्रव होता है ये एकदम पारदर्शी, एकदम रवेदार पदार्थ टाइप का होता है। कैसा होता है, पारदर्शी एवं रवेदार पदार्थ होता है, ठीक ना। क्या होता है, पारदर्शी और रवेदार होता है कोशिका द्रव, जो हमारे क्या कहता है, कोशिकाओं को एक दूसरे से चिपकने से बचाता है, ताकि जो कोशिका के अंग हो वो सब एक तक चिपक ना जाए, ठीक। जो हमारा होता है क्या बोलते हैं इसे, कोशिका द्रव, इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होता है तथा अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। जैसे कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब हो गया हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, क्या होता है हमारे इस कोशिका द्रव में पाया जाता है। वहीं अकार्बनिक पदार्थ में जैसे हमारा हो गया खनिज हो गया, लवण हो गया, जल हो गया। खनिज कहने का मतलब जैसे कैल्शियम, आयरन, ये सब क्या होता है इसमें उपलब्ध होता है। और लवण कहने का मतलब हो गया कि लवण जैसे नमक, क्या होगा नमक हमारा क्या लवण हो गया, जो क्या होता है इसमें उपलब्ध होता है। जैसे जल हो गया, ये सब क्या होता है इसमें उपलब्ध होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। वही जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद होता है वो हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। तो किसी भी शरीर को निर्माण करने के लिए ये तीन चीज को रहना बहुत जरूरी, कार्बनिक पदार्थ को रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे अंदर क्या है, जो भी ये मान सब देख रहे क्या सब कार्बोहाइड्रेट और वसा है, और जो ये पूरा शरीर बना होता है, जो जितना बना होता है प्रोटीन का बना होता है। अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट या वसा की कमी हो जाती है तो आप दुबले पतले हो जाओगे, ठीक। अगर जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं तो बूढ़े में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर तो कार्बो जो वसा होता है वो क्या होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम लोग का जो त्वचा होता है वो ढीला हो जाता है और लड़क जाता है, ठीक है। तो वहीं पर हमने यहाँ पे लिखा है कि यह मतलब इनमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे खनिज, लवण और जल, तथा कार्बनिक पदार्थ भी होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक। ये कोशिका होता है, कोशिका का लगभग 70% हिस्सा घेरा रहता है। अब जो बच गया 30% हिस्सा, तो 30% हिस्सा में जो होता है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, से क्या हो जाता है 30% में, बाकी बस 70% में सिर्फ जीव कोशिका द्रव ही पाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है, यह कोशिका के आकार और संरचना को बनाए रखता है। आकार और संरचना को बनाए रखने का मतलब ये जो ये क्या है, कोशिका को पचकने नहीं रहता है। अगर इसमें से जीव द्रव का खत्म हो जाता है तो कोशिका का पचक जाएगा, कोशिका का जितना सारे अंग रहेगा सब उसी में खत्म हो जाएगा। और जैसे आपको यहाँ पर पता है कि जो लाइसोसोम होता है वो आत्महत्या की थैली के जैसा होता है, जैसे हम खुद तो जाएगा ही, साथ में साथ इन सारे अंग को भी लेकर चला जाएगा। तो इसलिए जीव द्रव को पूरी तरह से इसमें रहना आवश्यक है। अगर ये जीव द्रव नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इसका जो कोशिका का संरचना होगा, ये कोशिका की संरचना वैसा नहीं रहेगा, ढीला ढाकर पचक कुचक जाएगा, ठीक। प्लस में ये क्या करता है, कोशिका के अंदर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे मैंने आपको पिछली उस सूर्य की क्लास में बताया था कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है और CO2 बाहर आता है। तो क्या होता है परिवहन, क्या इसके माध्यम से आसानी से क्या होता है, इसके अंदर से ऑक्सीजन और CO2 आवाजाही कर सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव क्या होगा, इसका मेनली काम हो गया किसकी, संरचनाओं को बनाए रखना, और प्लस में क्या होता है परिवहन में मदद करता है। तो किसका काम हो गया, कोशिका द्रव का। जैसे मैंने आपको जीव द्रव में बताया कि अगर हमारे शरीर के अंदर से पानी कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमें शरीर में तकलीफें हो सकती है या हमें मृत्यु भी हो सकती है। तो उसमें यही कोशिका द्रव। तो जीव द्रव क्या कितने प्रकार, दो प्रकार का, एक होता है
कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रक द्रव। तो जो कोशिका द्रव होता है वह जीव द्रव का लगभग 70 से 80% भाग होता है, और जो केंद्रक द्रव होता है वो केंद्र में पाया जाता है। केंद्र में जो पाया जाता है वो पाने वाले द्रव को हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव का क्या काम हो गया कि इनकी आकार को, संरचना को बनाए रखना, ताकि ये आपस में कोशिका के अंग टकराए नहीं, कोशिका पचके नहीं, जिससे क्या होगी, कोशिका का अंग सुरक्षित रह सके, प्लस में क्या होगी, परिवहन में सुविधा उपलब्ध कराता है। तो हमारा क्या था, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव या जीव द्रव हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे हेक्से साहब ने बोले थे, और वास्तव में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तभी आप यहाँ पर क्या करें, इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम बताएंगे केंद्रक द्रव के बारे में। अभी हमने देखा कोशिका द्रव के बारे में, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे केंद्रक द्रव के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लिक प्लाज्म। केंद्रक द्रव, इसे इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लिक प्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक प्लाज्म। ठीक है, केंद्रक द्रव इंग्लिश से बोलेंगे हम लोग न्यूक्लिक प्लाज्म। जो केंद्रक द्रव होता है, केंद्र में पाए जाने वाले द्रव को हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। यहाँ पर हम लिखेंगे केंद्र में पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं, तथा केंद्रक द्रव केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है। जो हमारा केंद्र हो गया, इसके आ गया हमारा यहाँ पर एक केंद्र हो गया, और केंद्र के अंदर द्रव पाया जाता है। जो केंद्र के अंदर द्रव पाया जाता है, इसी द्रव को हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। और जो द्रव के चारों तरफ जो अति होता है, इसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। जो झिल्ली होती है ये दोहरी परत की झिल्ली होती है। तो हमारा क्या हो गया, केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव किसमें पाया जाता है, केंद्र में। ठीक ना, तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक, इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक। ठीक है, तो केंद्रक क्या होता है, जैसे मैंने आपको कोशिका के शुरुआत क्लास में बताया था, जो केंद्रक खोज किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। मैंने आपको याद करने का तरीका ही बताया था कि जैसे फल का बीज जो होता है वो थोड़ा ब्राउन कलर का था, और जो बीज कहाँ पाया जाता है, लगभग सारे फल का बीज कहाँ पाया जाता है, फल के केंद्र में पाया जाता है। तो अब बीज का कलर कैसा था, ब्राउन कलर का। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रक खोज कर किया है, किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने। हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यहाँ पे लिख देंगे केंद्र के बीच में कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाली गोल आकार की संरचना को केंद्रक कहते हैं। कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली गोल आकार की संरचना को क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। ठीक ना, तो जो इसमें क्या होता है,
कोशिका के बीच में गोल आकार की संरचना पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक जो होता है, केंद्रक के चारों तरफ दोहरी परत की झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों तरफ क्या है? केंद्रक के चारों तरफ क्या है? दोहरी परत की एक गोलाकार की झिल्ली पाई जाती है, जिसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, हम लोग बोलते हैं। ठीक, कहीं पर हम लगे यहाँ लिखेंगे केंद्रक पूरी कोशिका को नियंत्रित करती है। या केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका मैंने याद करने का भी बताया कि फल के बीच में ब्राउन कलर का बीज पाया जाता है। इसी से हम लोग याद करेंगे कि केंद्रक खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली गोल आकार की संरचना होती है, जैसे कि यहाँ पर कोशिका के बीचों बीच पाई जाने वाली जो केंद्रक होता है, गोल आकार की एक संरचना होती है। इसके जो चारों तरफ होता है, दोहरी परत की झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है? केंद्रक पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग बोलते हैं। जैसे कि आप मान के चलो हमारा जैसे दिमाग हो गया, तो हमारा क्या करता है? पूरा शरीर के अंग को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे कि आप देख लो, हमें हाथ से क्या यहाँ पर जैसे लिखना है, तो हमें कौन बता रहा है? दिमाग बता रहा है। जैसे हमें चलना है, इसके बारे में कौन बताएगा? दिमाग बताएगा। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमें कुछ बोलना है, इसके बारे में कौन बताएगा? हमारा ब्रेन। तो इसे ही कोशिका के अंदर कौन सा कैसा काम होगा, ये सारी जानकारी केंद्र के अंदर छुपा हुआ है। कौन कोशिका में, जैसे यहाँ पर लाइसोसोम का काम क्या है कि जाकर कोशिका को नष्ट करना, तो इसकी अनुमति कौन देगा? केंद्रक देगा। केंद्रक पूरा अंग को कंट्रोल करके रखता है। केंद्रक बोलेगा इसे जाकर कि वहां कोशिका को नष्ट करो, तभी जाकर वहां नष्ट करेगा। चाहे यहाँ पर सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? कोशिका बनाने का। जैसे हम मान के चलिए यहाँ क्या है, हमारा यहाँ का हड्डी टूट गया। अब हड्डी टूट गया है, तो इसका काम तो क्या है? कोशिका को बनाने का काम। तब यहाँ का हड्डी टूटा है, तो हड्डी वाला कोशिका बनाना है, ये जानकारी इसको कौन बताएगा? केंद्रक बताएगा। कौन बताएगा? केंद्रक। जैसे अब सेंट्रोसोम का काम, जैसे राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन बनाना है, अब प्रोटीन पर कहाँ पर कितना प्रोटीन बनाना है, ये इसकी जानकारी इसको कौन देगा? राइबोसोम को केंद्रक देगा। तो इसके अंदर जितना भी सारे क्रियाएं होगा, उस सारी क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? केंद्रक। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है? पदार्थ का परिवहन करना। तो किस पदार्थ को कहाँ लेकर जाना है, ये इसके बारे में कौन बताएगा? केंद्रक बताएगा। जब तक केंद्रक इसको नहीं बताएगा कि कहाँ लेकर जाना है, तो ये लेकर जा ही नहीं सकता। जैसे हमें दिमाग, जैसे दिमाग में बताता है कि कहाँ पर कैसे लिखना है, कहाँ पर कैसे बोलना है, कहाँ पर कैसे चलना है, कौन सा काम करना है, सारे काम पर कंट्रोल किसका है? केंद्र, सॉरी, दिमाग का। तो वैसे यहाँ पर कोशिका के दिमाग हो गया केंद्रक। तो सारा काम जितना भी यहाँ इसमें होगा, जैसे लाइसोसोम का काम हो गया कोशिका को नष्ट करना, सेंट्रोसोम का काम हो गया कोशिका का बनाना, तो इस सारी क्रिया को दिशा निर्देश कौन करेंगे? यहाँ पर करेंगे केंद्रक। ठीक है, जो केंद्रक होता है इसके अंदर जानकारी छुपी होती है। ठीक ना? तो केंद्रक के अंदर क्या होता है? हमारी अनुवांशिक जानकारी छुपी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए। डीएनए जिसे हम लोग बोलेंगे, फुल फॉर्म बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
वही इसमें आरएनए भी होता है, आरएनए, इसे बोलेंगे राइबोज। तो यहाँ पर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसे बोलेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें सारा जानकारी छुपा हुआ होता है कि किसको क्या करना है। जैसे हमारे शरीर में 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, ये सारा जानकारी किसमें छुपा होता है, ये केंद्र इसके द्रव में छुपा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए और आरएनए बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 2 पैर है, 2 हाथ है, अगर मान के चलिए कि हमारा ये हाथ टूट गया, यहाँ से हमारा क्या है, उंगली का हड्डी टूट गया, तब यहाँ पर इसी प्रकार का हड्डी का निर्माण करना है, तो इसके बारे में जानकारी कौन देगा, सेंट्रोसोम कौन, न्यूक्लियस देगा। अगर न्यूक्लियस इसको जानकारी नहीं देगा तो पता चला कि यहाँ पर कुछ और का हड्डी लाके यहाँ पर क्या क्या बना दिया। अब इसको कैसे पता, इसका तो काम है सिर्फ वहाँ पर कोशिका का निर्माण करके वहाँ का हड्डी का निर्माण करना। अब इसको कैसे पता कि जैसे उंगली का हड्डी टूट गया है तो यहाँ पर उंगली का हड्डी जो होता है जिस उत्तक का बना होता है उसी उत्तक हम यहाँ पर बनाएंगे, तो इसके बारे में से कौन बताएगा, न्यूक्लियस बताएगा। तो इसलिए हम इसे कोशिका का दिमाग बोलते हैं। किसे कोशिका का दिमाग बोलते हैं, केंद्रक का। तो ये हमारा क्या है, केंद्रक के बारे में। जो केंद्रक खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। अब पूरा कोशिका को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, केंद्रक। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में सारी समस्याओं का हल करूंगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे तथा शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।